समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वो दिन भी हमें देखना पड़े कि मैं अपने घर की लॉबी से झांक रहा हूं, पड़ोसी के यहाँ कोरोना से मौत हो रही है और मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा। तो ऐसा स्थिति भी आनी संभव हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मनुवादी सरकार से, जिन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं। जिस समय देश में 100-150 पेशेंट हुआ करते थे, उस समय इन्होंने पूरा देश बंद कर दिया, पूरा देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी। और आज जब 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं, आज हमारे देश में अनलॉक कर दिया गया है। सभी लोग कहीं भी आ जा रहे हैं, लोग सवेरे सवेरे पार्कों में घूमने जा रहे हैं, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, भाई शराब की दुकान पे जा करके शराब पी रहे हैं। जब केवल 30 लोग थे, 50 लोग थे, 100 लोग थे, जिस समय खतरा, वही कह रहे थे कोरोना का खतरा है तो लॉकडाउन कर दिया जाए, और आज 3 लाख पार कर चुके हैं तो कोरोना का खतरा नहीं है। आज देश में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। जिस समय आपने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था, तो जो बुद्धिजीवी, अकलमंद, समझदार लोग बैठ के निर्णय ले रहे थे कि हमें लॉकडाउन करना है, क्या उन मूर्खों को ये नहीं पता था कि भारत में रहने वाली एक अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीती है? क्या उन मूर्खों को भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में है जो मजदूरों के रूप में जी रही है, जो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती है? क्या इन मूर्खों को इस बात का भी आभास नहीं था कि वो लोग जो भारत में मजदूर की हैसियत से जी रहे हैं, पूरे दिन कुआं खोदते हैं, शाम को जाकर के पानी पीते हैं, कि इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था? अगर उन्हें अंदाजा होता तो लॉकडाउन करने से पहले पूरे देश में यह प्रचारित किया जाता कि हम देश को बंद करने जा रहे हैं, तो जितने भी मजदूर हैं अगर वो अपने घरों को लौटना चाहें तो चले जाएं, और अगर यहां रुकना चाहते हैं तो यहां रुकें, ताकि उन्हें वक्त मिल जाता अपने घरों को लौटने के लिए। कम से कम 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का समय तो दिया जाता। हां, दिया था। इन लोगों ने समय दिया था चंद घंटों का। चंद घंटों में महाराष्ट्र में रहने वाला उत्तर प्रदेश का बेचारा कर्मचारी उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता था। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाला कर्मचारी वो बिहार के पटना में नहीं जा सकता था, समस्तीपुर नहीं जा सकता था। तो इन गरीब मजलूमों को मौका ही नहीं मिला कि वहां से चले जाएं। अगर वो नहीं जा पा रहे थे तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? अगर उन्हें नहीं भेजना था तो इस मनुवादी सरकार को क्या करना चाहिए था? इस मनुवादी सरकार को उन मजदूरों के लिए खाने की, रहने की और पकाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि वो जहां हैं वहीं रह सकें। और व्यवस्था करनी चाहिए थी उनकी टेस्टिंग की, कहीं उनको कोई कोरोना का संक्रमण तो नहीं है, ये करना चाहिए था। तो जब लॉकडाउन हुआ तो सारे मजदूर वहां रोक दिए गए। महीना भर गुजर गया, मजदूरों ने इंतजार किया कि शायद हमारी सुध लेगी सरकार। सरकार ने सुध नहीं ली। आलम क्या हुआ? वो भूख से तिलमिला रहे लोग, वो परेशान लोग जो किराए पे रह रहे थे, किराएदार बन के रह रहे थे, मकान मालिकों ने घर से निकाल दिया। जिन व्यापारियों के यहाँ नौकरी करते थे, उन व्यापारियों ने पैसे दिए बगैर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ना उनके पास घर था, उनके पास रहने के लिए केवल सड़क थी और सर छुपाने के लिए खुला आसमान था। तो वो सड़कों पर आ गए, भूखे पेट सड़कों पर आ गए। भारत में रहने वाली जनता ने जितना हो सका अपनी तरफ से खाने की व्यवस्था करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूरों को जो राहत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिलती। अंततः क्या हुआ? वो सारे लोग इकट्ठे हो गए और अपने घर जाने के लिए कहने लगे। ऐसे में भी सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को या तो उन्हें अपने घर भेज देना चाहिए था उसी समय। आई एम टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ वेरी बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन, मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूं। तो उसी समय या तो इन्हें घर रोक देना चाहिए था, जहां हो तुम वहीं रहो, तुम्हारे खाने की, रहने की, पकाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर उन्हें नहीं रोकना था तो उन्हें वहीं वापस भेज देना चाहिए था, उनकी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने ना तो उन्हें वापस भेजा, ना उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था करवाई, और ना ही उनके लिए रहने की, खाने की, पकाने की व्यवस्था करवाई। परिणाम क्या हुआ? मजदूर फिर शांत हो गए। फिर महीना बीता। अब उसके बाद मजदूरों से नहीं रहा गया। मजदूर परेशान हो गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी, भूख साथ नहीं दे रही थी, चेहरा, हाथ पैर कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, घर नहीं मिल पा रहा था। तो वे बेचारे बेघर लोग पैदल ही
पैदल हजारों किलोमीटर अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो गए और चल पड़े पैदल। आलम ये हो गया कि सड़क पर ही प्रसव देखना पड़ा। आलम ये हो गया कि एक जगह बैल लगा है तो बैल की दूसरी तरफ इंसान लगा है और अपने परिवार की गाड़ी को खींच कर ले जा रहा था। आलम ये हो गया कि एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे बैठा कर ही ले जा रही थी। और आलम ये हो गया कि रिक्शा चलाते हुए लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे। तब कहीं जाकर के इस मनुवादी सरकार को थोड़ी सी शर्म आई। जब शर्म आई तब तक देर हो चुकी थी, तब तक कोरोना अपने पैर पसार चुका था, तब तक कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका था। तब कहीं जाकर इन लोगों ने जो है ट्रेन की व्यवस्था करवाई और ट्रेन भी बड़ी चमत्कारी लगाई। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, इस वाली ऐसी ट्रेनें लगाई। जिन्हें जाना तो कहीं और था वो पहुंच गए समस्तीपुर, जाना था समस्तीपुर तो पहुंच गए कहीं और। तो ऐसी ट्रेन की व्यवस्था करे तो मूर्ख हो, पागलो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो। और फिर कहीं जाके इन्होंने बस भी की व्यवस्था करवाई, तब कहीं जाकर के मजदूर अपने घर पहुंचे। तो इस मामले में क्या हुआ, तब तक कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। ऐसे में जो कोरोना ने तांडव करना शुरू किया तो आज आलम यह है कि 3 लाख के पार जो है हमारे पेशेंट हो गए। और केवल एक समस्या और भी है, वो लोग जो क्वारंटीन कर दिए गए हैं, क्वारंटीन किए गए लोगों को ऐसा नहीं उन्हें इलाज दिया जा रहा बहुत बढ़िया, उन्हें 14 दिन के लिए समाज से काटकर एक तरफ रख दिया गया है। बचेंगे बचेंगे, जिंदा रहेंगे जिंदा रह जाएंगे। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। और मजे की बात यह है, भारत सरकार ने शुरुआती दौर में ही ना तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की व्यवस्था करवाई और ना ही उन्होंने डॉक्टर्स के लिए व्यवस्था करवाई अच्छी, ना ही कोरोना योद्धाओं के लिए कोई व्यवस्था उन्होंने करवाई और ना ही उन्होंने वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करवाई। आज आलम देख लो महाराष्ट्र में भाई साहब मारामारी हो रही है, बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे और ये स्थिति अब दिल्ली में भी होने वाली है। तो देश में बड़ी स्थिति खराब है और इतनी खराब स्थिति में भी बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार में डिजिटल रैली करने से नहीं चूके। 72,000 LED स्क्रीन्स लगाई गई। अरे मान्यवर, 72,000 LED स्क्रीन लगाने में तुमने करोड़ों खर्च कर दिए। एक करोड़ों खर्च तुम कर सकते थे उस समय जब मजदूरों को घर भेजा जाना था, पहली बारी में घर वो भेज देते उनको, क्या दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि राजनीति चमकानी है ना, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, फिर बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, चुनावों का भी तो लिवरेज लेना है। और कोरोना की आड़ में रिजर्वेशन को भी धराशायी कर दिया इन लोगों ने, कोरोना की आड़ में, है ना। क्या किया, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो कोरोना की आड़ में सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवाया कि SC ST में क्रीमी लेयर लगाई जाए, SC ST की जातियों की लिस्ट फिर से बनाई जाए और कब तक आरक्षण दिया जाना है इसकी भी जो है एक तिथि निर्धारित की जाए। और अब एक और फरमान दे दिया कि जो है आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये राजनीति कोरोना की आड़ में ही हो रही है। कोरोना की आड़ में बीजेपी सरकार दबा के बैटिंग कर रही है, खुल के बैटिंग कर रही है और उनके द्वारा मारे गए शॉट सीधे चौके और छक्के जा रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो केवल और केवल शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में राजनीति ज्यादा हो चरम सीमा पर है, कोरोना की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सर आपने अभी ट्रेनों की बात करी, जो श्रमिक ट्रेन थी वो तो रास्ता भटक रही थी, लेकिन जो राजधानी ट्रेन थी वो तो सही समय पर सही जगह जा रही थी, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जो राजधानी ट्रेन थी वो सही समय पर सही जगह पहुंच रही थी, ये तो अच्छी बात अगर पहुंच रही थी। लेकिन फिर उनमें यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बड़ी अटपटी हो सकता है मेरी बात से आप लोग सहमति व्यक्त करें या ना करें, लेकिन बात मैं ज़रूर कहूँगा। कोरोना काल में अमीरों को ज़्यादा तरजीह दी गई है, गरीबों को तरजीह नहीं दी गई है। जो अमीर बाकी औलाद राजस्थान में पढ़ने के लिए गए थे तो उनके लिए AC वाली बसों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें तुरंत पहुंचा दिया गया उनके घरों पर। लेकिन वो गरीब श्रमिक जो था उनकी ट्रेन भी भटक रही हैं, उनकी जो बसें थी वो भी रोडवेज वाली थी। राजधानी में सफ़र करने वाले लोग कहाँ हैं बेचारे? ये तो श्रमिक जो थे उनके पास तो टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे, राजधानी का भाड़ा तो तब लेते। तो जो अमीर लोग हैं, अमीरों के लिए पूरी सुविधा थी,
लेकिन गरीबों की तरफ इस सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो पहली बार मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि अमीरी और गरीबी के आधार पर भी भेदभाव मनोवादी सरकार करती है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ, गरीब घर से आया हूँ, फकीर हूँ, झोला उठाकर चलूंगा, जो लोग हवाई चप्पलों में उनका हवाई जहाज से मैं बैठाना चाहता हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन में तो असलियत सामने आ गई। बिल्कुल सत्य कहा आपने, उनकी असलियत सामने आ गई है। एक बार क्या हुआ, एक सियार जा रहा था और सियार अचानक एक ड्रम में गिर पड़ा। ड्रम में भरा हुआ था रंग, किसी तरह उसने अपने आप को बाहर निकाला, बाहर आया, जंगल में गया तो लाल रंग का सियार आ गया और वहां पर वो सारे जानवरों को डराने लगा। मैं जंगल का राजा हूं, मैं, क्योंकि विचित्र दिखाई दे रहा था, सबसे अलग दिखाई दे रहा था, सो सारे जानवर डर गए, यार ये कौन सा जानवर आ गया। तो सारे जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए, देखो महाराज अभी तक तो आप ही राजा थे, एक नया बड़ा विचित्र जानवर आ गया है, वो हम सबको डरा रहा है, हम सबको मार के खा जाएगा। तो अचानक क्या हुआ, बारिश हो गई। जैसे बारिश हुई तो रंग सारा उतर गया, तो निकला सियार का सियार। तो उसी तरह से कोरोना काल में सारा रंग उतर गया इनका। तो रंग उतरते जो सियार था वो सियार ही दिखाई दे रहा है, जो अपने आप को शेर प्रदर्शित कर रहा था वो एक्चुअली शेर नहीं था, वो सियार था। वो उसे गरीबों की चिंता ना तो पहले कभी थी, ना गरीबों की चिंता आज है उसे। ये तो पूंजीवादी प्रधानमंत्री है। आप देखो ना, इस व्यक्ति ने आकर के देश में गरीबों के लिए काम करने के बजाय अमीरों के लिए काम किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी को इस आदमी ने रिलायंस इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी के नाम पर, जो है ही नहीं, पेपर पर ही है केवल, उसे 3,000 करोड़ का अनुदान दे दिया। इन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनते 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया। यही वो प्रधानमंत्री है जिसने राफेल बनाने का ऑर्डर अनिल अंबानी की कंपनी को दिया। अनिल अंबानी के बाप ने कभी राफेल नहीं बनाया, उसकी कोई कैसी कंपनी नहीं थी, उसके बावजूद भी ठेका राफेल बनाने का हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को देने की बजाय इन्होंने अनिल अंबानी को दिया। तो मतलब पूंजीवाद की तरफ इनका रुझान है। इन्होंने इंडियन रेलवेज को प्राइवेट कर दिया। इन्होंने दुनिया भर की सरकार, 23 कंपनियां भारत सरकार की जो बेच दी गई हैं। तो इन लोगों का रुझान समाजवाद की तरफ नहीं है, पूंजीवाद की तरफ है। ये तो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं देश में। एक सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे सर, जो स्थिति इस टाइम देश में बनी हुई है, चाहे जीडीपी, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी देश में लगातार बढ़ रही है, ऊपर से कोरोना का संकट, क्या सरकार के पास कोई ठोस नीति है ऐसी जो इससे बाहर निकला जाए? बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान में मुझे नहीं लगता हमारी सरकार के पास कोई भी ठोस नीति ऐसी हो जिसकी वजह से हम कोरोना से भी लड़ सकें और हम आर्थिक चीज़ों को में सुधार कर सकें। वो है ही नहीं। कारण क्या है, बड़े बड़े सवाल जवाब होते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया गया है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, आपने क्या किया भाई? बाजार इकोनॉमी पे चलता है, इकोनॉमिक्स पे चलता है, सप्लाई और डिमांड का होना बहुत जरूरी है। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई देनी पड़ेगी। आपने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बनाया है उसमें व्यापारी वर्ग को आपने ज्यादा मदद दी है। इसका मतलब क्या हुआ, समाज को आप व्यापारी वर्ग को खड़ा कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट दे सके, सप्लाई दे सके। चलो आपने सप्लाई कर दी, तो सप्लाई जब करोगे तो डिमांड भी तो हो मार्केट में। डिमांड मार्केट में कब आएगी? जब लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी, लोगों के पास रोजगार होगा। लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है ना माल खरीदने के लिए। भाई जब लोगों का रोजगार ही नहीं चल रहा, नौकरियां छूट गई हैं, नौकरियां अगर है भी तो तनख्वाह आधी कर दी गई है, व्यापार ठप हो चुका है, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, परचेजिंग पावर जीरो हो गई है, तुमने सप्लाई बढ़ा दी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सरकार के पास कैसे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। इन्हें जो है सोचना समझना चाहिए, इनके अर्थशास्त्री खराब है, उनका जो मस्तिष्क है उस दिशा में काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से भी कि जो है अच्छे अर्थशास्त्रियों की सलाह लें ताकि इस देश को बचाया जा सके। अन्यथा आर्थिक क्षेत्र में हम लोग पिछड़ गए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग पिछड़ गए हैं, कृषि हमारी थोड़ी ठीक होने वाली थी लेकिन उसमें भी जो है आपने बाजार मूल्य बहुत अच्छा निर्धारित नहीं किया। आपने यूरिया की कीमत बढ़ा दी है, आपने इंसेक्टिसाइड की कीमत बढ़ा दी है, आपने पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ा दी है, आपने डीएपी की कीमत बढ़ा दी है। किसान वहां पर मारा गया है, मजदूरों के रोजगार समाप्त हो गए तो मजदूर वहां पर मारे गए हैं। मिडिल परिवार में अगर देखें, मिडिल परिवार के लोगों के रोजगार चले गए हैं, नौकरियां छूट गई हैं, छोटे व्यापार ठप हो गए। तो आर्थिक स्थिति तो चरमरा आ गई है ना। इस सरकार के पास कुछ भी रास्ता नहीं है। अब तो ये मान के चलो, यहां तक कि अगर अपने आप को बचाना भी है कोरोना से तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से भरोसा वर्तमान सरकार के ऊपर से उठ चुका है। लेकिन सर विदेश नीति देखी जाए तो इस टाइम सीमाओं पर बहुत बड़ा तनाव है, चाहे चीन हो चाहे नेपाल हो।
नेपाल एक छोटा सा देश आज वो हमें आँख दिखा रहा है, उसने फायरिंग भी कर दी है, 2-3 लोग इंजर्ड हो गए, 1 लोग की मौत भी हो गई है। तो क्या लगता है विदेश नीति बिल्कुल कमजोर पड़ गई मोदी जी? विदेश नीति तो कभी थी नहीं। अगर विदेश नीति अच्छी होती तो इन्हें इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, तो इतनी सारी विदेश यात्राएं करने के बाद इनके पास विदेशी निवेश आ जाना चाहिए था ना। अमेरिका की कंपनी निवेश कर चुकी होती, इजराइल की कंपनी, इटली की कंपनी, चाइना की कंपनियां निवेश तो करती भारत में। मोदी जी के विश्व भ्रमण के बावजूद 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ भारत में, तो विदेश नीति तो पहले से खराब है। और अब तो चरमरा गई है विदेश नीति, और खराब हो गई है कि तुम इतने बेकार विदेश नीति बनाने वाले व्यक्ति हो कि नेपाल जैसा आदमी भी, इंसान भी आपको जूता दिखाने के लिए तैयार हो गया। चाइना की तो बात ही छोड़ दो, चाइना तो 60 किलोमीटर अंदर घुस गया है हमारे देश में, और हमें ये केवल पाकिस्तान के नजरिए से दिखाते हैं, पाकिस्तान को दिखाते हैं। इमरान खान फेल हो गए हैं, पाकिस्तान में कोरोना की घटनाएं बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान में, अरे हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से, भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें हमारे देश से लेना देना है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है इसके बारे में बात करो, कोरोना से हमारे देश में कितना जो है संकट से उभर पा रहे हैं इस बारे में बात करो, हमारे यहाँ कितनी PPE आई है उसके बारे में बात करो। क्या हमारे देश में, आज हम गाजियाबाद में बैठे इस समय, अगर आपको मुझे कोरोना आ जाए, टेस्टिंग कराने जाना है, बताना गाजियाबाद में कितने सेंटर हैं जहां के तुम टेस्टिंग करा लो। और छोड़ो तुम दिल्ली से आए हो, तुम बताओ तुम कहां टेस्टिंग कराओगे। कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए टेस्टिंग सेंटर ही नहीं है, आपको केवल और केवल निर्भर लेना पड़ेगा सरकारी अस्पतालों के ऊपर, और वहां बड़ी भारी मात्रा में भीड़ है वहां पर, तो आम जनता को तो आने वाले समय में इलाज भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर मीडिया तो बड़ा डंका पीटती है कि विश्व स्तर के नेता बन गए मोदी जी, दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ देखो कितना बड़ा डंका, 3 लाख पार हो गए, 3 लाख पार कराने वाला 4थे स्थान पर आ गए हैं ना हम लोग पूरी दुनिया में, तो इतना बड़ा डंका बजा तो दिया। केवल और केवल गाल बजाई करने से, अब मैं एक बात शुरू तो मैं कहता हूँ, अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट करना, 2 टीन के डब्बे लेना, एक टीन के डब्बे में भरना 2-2 हजार के 4 नोट, और एक टीन के डब्बे में भरना 10-10 रुपए के 4 सिक्के, और फिर दोनों बजाना। आवाज किस में आएगी? जहां 10-10 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं, जहां 2-2 हजार के नोट पड़े हुए हैं वहां आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर वैल्यूज नहीं होती, जब आपके अंदर दम नहीं होता, तो आपको आवाज करना, थोता चना बाजे घना, तो आपको आवाज करेंगे।